हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हमने जो था पीछे जीसीडी का टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टाइप एंड टाइन इक्वेशंस। और ये एक बड़ा अच्छा मेथड है। आपने अभी तक देखा होगा कि हम जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे को जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए होते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है, इसमें हम सिंगल इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे ज़रा, क्या प्रोसीजर है इसका। तो टाइप एंड टाइन इक्वेशन पहले होती क्या है? एन इक्वेशन इन वन और मोर वेरिएबल्स, मोर मतलब दो तीन चार वेरिएबल, विच इज़ टू बी सॉल्व्ड टू गेट इंटेग्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइप एंड टाइन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी, जैसे मान लो 3x + 5y = 10, सॉल्व इट। ठीक है, तो वी हैव नो मेथड फॉर सॉल्विंग सिंगल इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये टाइप एंड टाइन ने कुछ मेथड दिया था यहाँ पे। सो व्हाट इट सेज, द टाइप एंड टाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज गिवन बाई, ले लिया हमने ax + b/, पहले दो वेरिएबल में बात करते हैं। ax + b/, एक कोई इक्वेशन ली एंड वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। Ultimately, we want to find the values of x and y, or which value of x and y this equation is satisfied. So ax + b/, फिर a, b, c are integers. Mind it, yeah, they are integers, such that a is non-zero and b is non-zero. ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन जो उसको बोलेंगे हम डाइफ एंड टाइन इक्वेशन। नोट फॉर्म में लीनियर डाइफ एंड टाइन इक्वेशन, लीनियर मीन्स डिग्री थ्रू आउट वन, कैन हैव आइदर इन्फिनिट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ये ध्यान रखना खास, इसके या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे या फिर होगा ही कोई, मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा इसके पास, या इनफाइनाइट या कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 6y = 18 हैज़ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब जो मर्जी x y की वैल्यू देख लो ज़रा रख के, जैसे x और y की वैल्यू, हम x की वैल्यू रख लेते हैं 2, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, है ना। x की वैल्यू 2, 6, y की वैल्यू 2, 6, 2 12, 6, 18। इस तरीके से और भी बड़े बड़े x और y की वैल्यू होंगी। नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। x y के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, दे आर एनी इंटीजर, तो इट हैज़ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लेकिन 2x + 10y = 17 आप चेक करके देख लीजिए, ऐसी x y की वैल्यू इस दुनिया में है ही कोई नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, रीज़न बिहाइंड मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा कैसे पता कैसे लगाया मैंने। इस साइड देखें, आपके पास ऑड नंबर है, इस साइड आप x y की जो मर्जी वैल्यू ले लो, जो मर्जी वैल्यू ले लो, इट ऑलवेज इवन, दिस नंबर इज ऑलवेज इवन। तो इवन नेवर बी इक्वल टू ऑड, सो दिस इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये चेक करने का ट्रिक है, कैसे चेक करना है। ओके, अब हमारे पास ये थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ये अक्सर पेपर में आती हैं, ये नहीं आएंगी तो उसका क्वेश्चन आएगा, और इन्हीं थ्योरम के बिहाफ पे हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे डाइफ एंड टाइन के। पहला है द लीनियर डाइफ एंड टाइन इक्वेशन ax + b/, c हैज़ अ सोल्यूशन। पहली बात तो आपने चेक करना है कि उसके पास सोल्यूशन है कि नहीं है। चेक करने का तरीका, इफ एंड ओनली इफ d / c वेयर d GCD ऑफ a, b। आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें x और y के ऑप्शन का GCD निकालना है, एक्स और वाई के ऑप्शन का GCD निकालना है। मैं ये बता रहा हूँ कि चेक करना, पहले चेक करना आपने इसके पास सोल्यूशन है भी है कि नहीं है। हम बिना मतलब के लगे सोल्यूशन है नहीं और दिया चलाया हुआ आपने काम, तो सबसे पहले ये काम चेक करना है कि इसके पास सोल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, एक्स और वाई के ऑप्शन का GCD निकालेंगे, जो GCD आएगा उससे इस कॉन्स्टेंट को डिवाइड करेंगे। इफ दिस GCD डिवाइड्स दिस कॉन्स्टेंट देन इट हैज़ अ सोल्यूशन, इफ डजंट डिवाइड देन इट हैज़ नो सोल्यूशन। इफ x0, y0 बी एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, पहला काम होगा। अब सॉल्व किया तो मान लो उसके पास सोल्यूशन आ गया। ये एक पर्टिकुलर कोई एक सोल्यूशन अगर आप निकालने हैं तो उस एक सोल्यूशन की हेल्प से वी कैन फाइंड इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर x0, y0 बी एनी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन ऑल अदर सोल्यूशन, तो बाकी जो सोल्यूशन होंगे दे आर इक्वल टू, दे आर x0 + b/d × t y0 - a/d × t। और इसको करना है याद आपने, फॉर डिफरेंट t, आप t की वैल्यू देते जाएंगे, आपके पास सोल्यूशन होते जाएंगे। और बी पार्ट जो है वो एक ही एप्लीकेशन है। यहाँ पर क्या था, GCD ऑफ a b = d, यहाँ पर GCD ऑफ a b = 1, तो GCD की जगह d की जगह 1 आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, x0 + bt y0 - at। देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं पहले। लेट डाइफ एंड टाइन इक्वेशन भी ले ली हमने, ax + b/, c भी सॉल्वेबल, हमने मान ली कि सॉल्वेबल है, इसका सोल्यूशन है। तो लेट x0, y0 सोल्यूशन निकाल लिया इसका, एक सेटिस्फाई करेगा। नंबर 2 आ गया, ए और बी की GCD d है, और GCD की डेफिनेशन बोलती है कि d डिवाइड्स b, इफ d डिवाइड्स a एंड b, तो उसका मतलब d को भी कैन राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। उसके बाद अब यहाँ से a और b की वैल्यू उठाकर नंबर 2 में पुट कर दी, जैसे नंबर 2 में रखी, आपके पास d कॉमन आ गया, तो d डिवाइड्स c। यही हमने प्रूव करना था। अगर इसके पास सोल्यूशन है तो a और b की GCD जो कॉन्स्टेंट को डिवाइड करती है। अब कन्वर्सली अगर GCD C को डिवाइड करती है तो उसके पास सोल्यूशन होंगे, और सोल्यूशन अगर होंगे तो वो बताया अभी मैंने, x0 + b/d × t
बाई नॉट माइनस ए बटा डी इंटू टी टाइप के होंगे। तो देखते हैं जरा, डी डिवाइड सी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई, सी आ गया टी डी, ए बी की जी सी डी डी के बराबर है, तो जी सी डी को हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद इस डी को उठाया और नंबर 3 में रख दिया, ये आ गया, नंबर 3 में रख के मल्टीप्लाई करके अरेंज कर दिया, ए इंटू एक्स नॉट टी प्लस बी इंटू बाई नॉट टी, ये और आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई एक्स नॉट टी, बाई की वैल्यू आ गई वाई नॉट टी, ठीक है। तो ये इसका नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया, सेटिस्फाई कर गया ना, एक्स नॉट टी बाई नॉट टी रख के सी के बराबर आ गया, तो इसका दिस इज द सोल्यूशन ऑफ नंबर 1 एंड दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। फर्दर इफ एक्स नॉट बाई नॉट इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो ये अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो ए एक्स नॉट प्लस बी बाई नॉट इक्वल टू सी, लेट एक्स डैश कॉम बाई डैश भी एनी अदर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब एक और ले लिया हमने, तो उसका एक्स डैश बाई डैश भी इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना, वो भी सी के बराबर, वो भी सी के बराबर, तो दोनों बराबर हो गए। उसका हमने ए के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए, बी के ऑप्शन इकट्ठे कर लिए। नाउ डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी दे रखा है आपको, तो दिस इन डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, जी सी डी डिवाइड करेगी, तो ए और बी जी सी डी की डेफिनेशन, एक वैल्यू डी आ रहेगी, बी की वैल्यू डी एस आ गई, आर कॉमा एस इंटीजर्स हैं और इनकी जी सी डी 1 के बराबर होगी, पीछे कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, फिर नंबर 18 ये पार्ट इसको उठाया और नंबर 5 में पुट कर दिया, किसको, ए और बी को, ए और बी को नंबर 18 में पुट कर दिया, डी डी कैंसिल हो गया, ये आ गया, इसका मतलब दिस आर डिवाइड्स, ये आप बन गया ना प्रोडक्ट टाइप का, ए इंटू बी इक्वल टू एक्स टाइप का, तो ए डिवाइड्स दिस, आर डिवाइड्स दिस, लेकिन आर और एस की जी सी डी 1 के बराबर है, तो इसका आर डिवाइड्स बाई नॉट माइनस बाई डैश, और डिविजिबिलिटी डेफिनेशन हो गई बाई नॉट माइनस बाई डैश इक्वल टू आर टी, इसको उठाया और नंबर 6 में पुट कर, किसको, आर टी को, आर टी को उठाया और नंबर 6 में पुट कर दिया, सॉरी आर टी को नहीं, बाई डैश, बाई नॉट माइनस बाई डैश को उठाया और नंबर 6 में यहाँ पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा एक्स डैश माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एस टी। तो नंबर 7 और 8 से निकाल दो, अब नंबर 7 और 8 से एक्स डैश और बाई डैश निकाल लिए, है ना, एक्स डैश ये आगे, एस की वैल्यू हमने निकाली, रीसब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर आर की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दी, हो गया। इसका बी पार्ट जो है वो आप खुद कर लेंगे, कुछ नहीं करना, सेम थ्योरम पहले सेम एज इट इज़ प्रूव करनी है, लास्ट में लिख देना सिंस डी इज इक्वल टू 1, सो 1 की डी की जगह 1 पुट कर दो। अब ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स हैं विद द हेल्प ऑफ डायफंटाइन। तो पहला तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डायफंटाइन इक्वेशंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड, पहले तो उसने पूछा कि कौन सी सॉल्व होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, फिर दूसरे पार्ट में उसने पूछा कि अगर सॉल्व होती हैं तो उनके इंटीग्रल सोल्यूशन निकालो, ऑल द सोल्यूशन इन इंटीजर ऑफ द फॉलोइंग डायफंटाइन इक्वेशन, ठीक है। तो बारी बारी से देखते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 5y, नहीं, इसने स्टार्ट किया है 939 से, ये तो आप 38 खुद ही कर सकते हैं, इसमें सिर्फ चेक ही करना है कि डायफंटाइन इक्वेशन सॉल्वड है कि नहीं। क्या करना, एक्स और वाई के ऑप्शन का जी सी डी निकालो, और जी सी डी अगर वाई को भाग कर गया तो उसका मतलब सोल्यूशन है, नहीं करके तो नहीं है, 2 लाइनें लिखनी सारी। तो 33 14 का जी सी डी 1 होता है, 1 115 को डिवाइड करता है, इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर 6 और 5 का जी सी डी 1 होता है, 122 को डिवाइड करता है, तो उसका जी सी डी है। 14 और 35 का जी सी डी 1 है, तो उसका 1 इसको डिवाइड करता है ना। अब जैसे अगला है, अगला इसने पूछा है कि ये आपको डायफंटाइन इक्वेशन दे रखी है, तो वो इसका सोल्यूशन निकालो। तो ये मैं एक करवा रहा हूँ, बाकी तुम खुद करेंगे, लेके चले। कंपेयर इट विद ए एक्स प्लस बी बाई कुर्सी, और अभी हमने किया कि ये एक्स प्लस बी बाई कुर्सी सॉल्वेबल होगी। पहले तो ये चेक करना कि इसके पास सोल्यूशन है अभी कि नहीं, सोल्यूशन है तभी आगे बढ़ना, ध्यान रखना खास है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एक्स और वाई के एक ऑप्शन का जी सी डी निकालेंगे, जी सी डी निकाल के जो आएगा उसको, उससे इसको कॉन्स्टेंट को भाग करेंगे। तो यहाँ पर ए हो गया 172, बी हो गया 20, सी हो गया 1000, ये लिख दिया हमने। तो ए और बी की जी सी डी निकाली, अब आपको पता है जी सी डी कैसे निकालनी है। तो ए और बी की जी सी डी आ गई 4, तो 4 डिवाइड्स 1000, इसका मतलब इट इज़ सॉल्वेबल। तो सॉल्वेबल सेम प्रोसीजर अभी पीछे की था, सेम जी सी डी निकाल के फिर जी सी डी को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है बस। 172 और 20 की जी सी डी निकाली ना आपने, तो इसको अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन देखना है 1000 के बाद, ऐसी एक्स वाई की कौन सी वैल्यू जो 1000 यहाँ रखें और 1000 बन जाए, ठीक है। तो वो एक्स और वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो 4 क्या बोला था मैंने, जो सेकंड लास्ट स्टेप है, ये नंबर 2 आ गया, ये नंबर 3 आ गया, ये नंबर 4 आ गया, ये नंबर 5 आ गया, है ना। तो नंबर 4 से स्टार्ट हुए, 4 इक्वल टू 12 माइनस 8 इंटू 1, तो नंबर 3 से 8 की वैल्यू रख दी, अभी आपका काम है। तो उसके बाद नंबर 2 से 12 की वैल्यू रख देंगे, और रखने के बाद आपके पास ये फाइनल स्टेज में क्या हुआ, फाइनल स्टेज में ये इस फॉर्म में आ गया,
4 = 172 × 2 + 20 × -17। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो GCD आई ना 4, हमें चाहिए 1000 बेसिकली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 1000 था, 1000 = 172x + 20y। तो क्या किया हमने, कितना काम पड़ रहा है 250, तो थ्रू आउट हमने 250 से गुणा कर दिया। ये सेम स्टेप रहेगा फॉर एवरी क्वेश्चन। जो पीछे GCD का वो यहाँ आके ख़त्म हो जाता था, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा और स्टॉप हो जाता था, पर यहाँ इसके आगे चलेगा। अब GCD तक निकाल के फिर उसके बाद जितना नंबर काम पड़ रहा है उससे गुणा जमा करके जो भी आएगा, यहाँ पर 250 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के लिए, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आई x और y की वैल्यू। ये बना आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन। x0 y0 जैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखना, तो बाकी सोल्यूशन आपका फार्मूला है x0 + b/d × t, y0 - a/d × t। ए पता है, बी पता है, डी पता है, रख दो यहाँ पे। टी आपका इंटीजर है। अब ये टी की वैल्यू 0 1 2 3 जो मर्जी देते रहो, एंड वी कैन फाइंड इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाकी आप इसके खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, पर थोड़ा सा फर्क है अब यहाँ पे। डिटरमिन ऑल सोल्यूशन इन द पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक क्या बोला था उसने कि जैसा भी सोल्यूशन आ गया कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि आपने सारे इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने हैं। डिटरमिन ऑल सोल्यूशन इन द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉलोइंग डाइफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला ले लिया दोबारा से फिर से। ये तुम्हारा काम, ये तुमने देख लिया x0 y0 निकल गया है ना। फिर उसके बाद ऑल अदर सोल्यूशंस आ गए। पिछले क्वेश्चन में गया था, हमने यहीं स्टॉप कर दिया था इसको। अब उसने पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स टू फाइंड सोल्यूशन इन पॉजिटिव, मतलब इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने, सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने बस। तो यहाँ पर अगर टी वाली देखो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव सोल्यूशन आएगा। आपको चाहिए सिर्फ पॉजिटिव निकालने, तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर पॉजिटिव निकालने तो एक्स मस्ट भी पॉजिटिव, वाई मस्ट भी पॉजिटिव। अगर तो पॉजिटिव नहीं पूछेगा तो सोल्यूशन आपका यहीं खत्म हो गया। पर अगर पॉजिटिव पूछेगा तो आगे बढ़ना, फिर मतलब एक्स मस्ट भी पॉजिटिव, वाई मस्ट भी पॉजिटिव। देखते हैं पहले ऐसी टी की वैल्यू कौन सी है जिसके लिए एक्स और वाई पॉजिटिव आ रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव सोल्यूशन फिर आपके फाइनाइट होंगे। तो टू फाइंड सोल्यूशन इन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पूछेगा तो आगे बढ़ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और पॉजिटिव निकालने के लिए क्या करना है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। तो देखना टी की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए एक्स और वाई पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर होंगी तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। हो सकता है पॉजिटिव सोल्यूशन ना भी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि होंगे। तो टी मस्ट बी चूजन सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड बाई, ये एंड बीच में ध्यान रखना है, एंड का साइन डाला हुआ है, बाई ग्रेटर देन 0। तो ले लिया हमने एक्स की वैल्यू, बाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं ऐसी टी कौन से जिसके लिए पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ से आगे टी ग्रेटर देन -100, यहाँ से आगे टी लेस देन -4250/43। तो -4250/43 मतलब -98 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब टी लाइज बिटवीन -100 एंड -98 पॉइंट समथिंग। इंटीजर है, ध्यान रखना टी इंटीजर है। तो टी इंटीजर का मतलब हुआ आपके पास, ये क्या बोला इसने, -100 इज़ लेस देन टी एंड टी इज़ लेस देन -98 पॉइंट समथिंग से, जो भी होगा 36 बटा जो भी लिख लो। ठीक है, इसका मतलब दिस टी लाइज बिटवीन -100, तो -100 इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन 98 पॉइंट समथिंग, है ना। जैसे 0.6 ले लो मान लो। तो लाइन लगाओ, इसमें आपने लाइन लगानी, ध्यान रखना है। बगैर लाइन के आपको पता नहीं लगेगा टी की वैल्यू क्या होगी। जैसे क्या हो गया, -98 -99 -100, इस साइड आएगा -97, ऐसा था ना रियल लाइन का। तो -98 पॉइंट समथिंग ये आ गया, और 100 आपका ये आ गया। तो 100 और इसके बीच में आपकी इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक ही बस -99। तो -99 इज़ द ओनली इंटीग्रल वैल्यू बिटवीन, हालांकि अदरवाइज देयर आर सो मेनी वैल्यूज, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन -100 एंड -98 पॉइंट समथिंग। पर हमें चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर कौन है, सिर्फ -99। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू -99 दिस डाइफरेंटाइन इक्वेशन हैज़ इंटीग्रल सोल्यूशन विच इज़ पॉजिटिव। तो ये आ गया, तो टी इक्वल टू -99। अब टी की वैल्यू -99 रख दो यहाँ पे, जो आपका ऊपर फार्मूला था। ये नंबर 2 में टी की वैल्यू -99 रख दो यहाँ पे। जैसे रखेंगे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। तो एक्स आ गया 5, वाई आ गया 7। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला काम डाइफरेंटाइन इक्वेशन का चेक करना कि सोल्यूशन है कि नहीं है। चेक करने का तरीका, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का जीसीडी निकालो, जीसीडी निकाल के उससे सी को डिवाइड करो। अगर डिवाइड होगा तो उसका पास सोल्यूशन है। फिर क्या करना है आपने, जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं उनका जीसीडी निकालना है। जीसीडी निकालने के बाद फिर उसको आपने रिवर्स ऑर्डर में उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जो आपकी एक्चुअल सी की वैल्यू है वो देख लेनी कितनी कम ज़्यादा पड़ गई, उस हिसाब से आपने ओरिजिनल इक्वेशन बना लेनी।
ठीक है। अगर तो उसने पूछा है कि फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन तो वहीं स्टॉप हो गया। अगर पूछा उसने पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन तो आगे बढ़ना फिर आपने। तो पॉजिटिव इंटीग्रल के केस में क्या करना, आपने टी की वैल्यू ढूंढनी। ऐसी टी की वैल्यू कौन सी है जिसके ऊपर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो वो फाइनाइट होगी, हमेशा ध्यान रखना। वो टी की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। बस जैसे टी मिला उसको आप नंबर 2 में रखो एंड कर दो सोल्यूशन। तो बाकी क्वेश्चन ये ऐसे ही है, ठीक है। बाकी पार्ट्स आपने खुद कर लेने ये। और उसके बाद मैं बढ़ रहा हूँ अब आगे। ये सारे निकल जाएंगे क्वेश्चन आपके, सारे इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं इसने, यू कैन डू इजीली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आ रहा हूँ मैं। प्रूव दैट ए कॉम्पोजिट नंबर ए ग्रेटर देन 1 ऑलवेज possesses a prime factor p satisfying p less than equal to a, and this is one of the very important result again। ये रिजल्ट हम बड़ी बार यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 1 से बड़ा, और आप चेक करना चाहते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर क्या हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 537, बताओ उसके प्राइम फैक्टर क्या हैं। ऐसे जबानी बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कुछ नहीं करना है। ये थ्योरम क्या बोलती है, आपने क्या करना है, वो जो नंबर है उसका लेना अंडर रूट एस्टिमेटेड। जैसे मान लो 537 नंबर है, तो 537 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड क्या हो जाएगा, बोलो, सोचो अपने आप। 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका अंडर रूट 22 पॉइंट समथिंग है, तो 22 से छोटे जितने भी प्राइम इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर, उन्हीं में से उसको कोई नंबर सेटिस्फाई करेगा। पहली बार उन्हीं में से 22 से छोटे प्राइम नंबर जो हैं, ठीक है, अगर करेगा तो उन्हीं में से सेटिस्फाई करेगा। और बस आपको इमीडिएट आपको फैक्टर मिल जाएंगे। अगर एक प्राइम नंबर मिल गया तो अपने आप फैक्टर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए ज़रा, गिवन ए इज ग्रेटर देन 1, ये कॉम्पोजिट नंबर दे रखा आपको, ये बी सी आ गया ऑटोमेटिकली। बी भी सी ए से छोटा होगा, सी भी ए से छोटा होगा। बी हमने मान लिया लेस देन इक्वल सी है, स्क्वेयरिंग कर दी, दोनों साइड हमने बी से गुणा कर दिया। बी सी जो वो ए के बराबर है, तो हो गया बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सिंस बी ग्रेटर देन 1, अभी फंडामेंटल थ्योरम की थी आपने, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बी हैज एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर से पी। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, इस बी के पास पक्का एक प्राइम फैक्टर होगा, और बाकी प्राइम फैक्टर इसके अंडर रूट से छोटे होंगे। तो इसका मतलब दिस सिंपल पी इज लेस देन इक्वल टू बी। इसका अगर पी प्राइम फैक्टर तो बी से छोटा होगा, फैक्टर बी से छोटा होगा, जब बराबर हो सकता है ऑलमोस्ट, तो बी लाइज बिटवीन पी एंड अंडर रूट। ऑल्सो पी डिवाइड्स बी, है ना, पी डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। तो इसका मतलब बाई ट्रांजिटिविटी क्या हो जाएगा, पी डिवाइड से। मेरे ख्याल से हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, नंबर 1 कि जो भी आपको नंबर दे रखा है उस नंबर का अंडर रूट जो है, दैट इट सेल्फ डिसाइड्स कि उस नंबर का जो फैक्टर होगा वो हमेशा उस अंडर रूट से छोटा होगा और वो प्राइम फैक्टर होगा। अगर कोई प्राइम फैक्टर होगा इसका तो वो हमेशा अंडर रूट से छोटा होगा। जैसे क्वेश्चन देखो जरा, चेक वेदर, जैसे देखो 509, 271, 29, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन और ऑल प्राइम्स। आपने चेक करना है कि नंबर प्राइम है कि नहीं। अगर तो ये प्राइम होंगे तो इनका फैक्टर कोई नहीं होगा। फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टर कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी थ्योरम प्रूव करके कि जो भी इस दुनिया में नंबर 1 से बड़े हैं उनकी अगर फैक्टराइजेशन होती है तो दैट फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कोई नंबर आपको दे रखा है एंड वी वांट टू चेक वेदर दैट नंबर हैज़ फैक्टराइजेशन और नॉट। फैक्टराइजेशन मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट, मतलब उस नंबर के पास प्राइम फैक्टर है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, उसका अंडर रूट लेना है उसको चेक करने के लिए। ऐसे तो 509 के फैक्टर ढूंढते तो आपको दिन लग जाएंगे। तो तरीका क्या है, उस नंबर का अंडर रूट निकालो और अंडर रूट निकाल के जो नंबर आएगा उससे छोटे प्राइम नंबर अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं तो इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, नहीं करते हैं तो नहीं होगी। चेक करने का तरीका है। जैसे पहला क्वेश्चन ए इक्वल 509, ये थोड़ा सा आइडिया आप देख लेना। अंडर रूट 509 का अंडर रूट लो और चेक कर लो वो किसके बीच में आ रहा है। 22 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20.2 समथिंग मीन्स दिस लाइज बिटवीन 22 एंड 24, ठीक है। जैसे अंडर रूट निकाला उसके बाद थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। क्या स्टेटमेंट है, इफ ए इज कॉम्पोजिट नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए प्राइम फैक्टर पी ऑफ ए सच दैट पी इज लेस देन इक्वल टू 509 अंडर रूट। अगर इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 509 अंडर रूट से छोटी या इसके बराबर होगी, ठीक है। अब 509 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 509 अंडर रूट क्या आया था, 22 आया था ना। अब 22 से छोटे प्राइम नंबर देखो कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 79, 19, यही है ना, और तो होंगे नहीं कोई। अब इनमें से अगर कोई इसको डिवाइड करता है 509 को तो इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, नहीं करता है तो नहीं होगी। सो नन ऑफ देम आर डिवाइजर ऑफ 509। अब यू कैन सी इजीली, यू कैन चेक इजीली।
अब इतने नंबर चेक करना तो आसान हो, ऐसे 509 के एक एक करके लगे चेक करना तो दिहाड़ी पड़ जानी। अब हमारे को इतना कन्फर्म हो गया कि इन्हीं में से अगर कोई इसका रूट होगा तो इन्हीं में से होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ज़िंदगी में नहीं होगा कभी। तो आप डिवाइड करके फटाफट देख लीजिए, अगर करता है तो डिवाइजर है, नहीं करता तो नहीं। तो इसका 509 इस प्राइम नंबर। वैसे ही 271 सेम, 271 का रूट होता है 16 और 17 के बीच में। 16 से छोटे प्राइम 2, 3, 5, 7, 11, 13, और इनमें से कोई भी नंबर 271 को डिवाइड नहीं करता है। जैसे 2090 2090 का अंडर रूट 45 और 46 के बीच में होता है। 45 से छोटे प्राइम फैक्टर होते हैं 2 से लेके 43 तक। तो 2, 3, 5, 7 इसको डिवाइड करा, 93, 93 ध्यान रखना है, दिस इज़ 93। अब 7 इसको डिवाइड कर गया, इसका इसके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, 7 इसको डिवाइड कर गया तो 2093 इज ए कॉम्प्लीट नंबर। तो 2093 इक्वल 7 इंटू 229 290। अब 299 के पास फैक्टर हैं, फिर चेक करेंगे हम 299 का अंडर रूट चेक करो ज़रा। फैक्टर बनाने नहीं बैठ जाना, बस तुमने चेक करना, अंडर रूट देखो निकाल के, और अंडर रूट निकालने के बाद इमीडिएट उसको प्राइम फैक्टर जो पॉसिबल होंगे वो मिल जाएंगे, और उसमें से अगर कोई इसको डिवाइड करता तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो 299 का अंडर रूट आ गया 17 18 के बीच, 17 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इसमें से कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, हाँ 13 डिवाइड कर रहा है इसको। तो 299 का फैक्टर हो गया 13 इंटू 23, इसको उठाया नंबर 1 इनपुट कर दिया। तो 2093 का फैक्टर आ गया 7, 13, 23, एंड दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। दीज आर द प्राइम नंबर्स विच आर द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। ठीक है जी। उसके बाद 47 इंपॉर्टेंट है, फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू 2 nth रूट ऑफ n इज इर्रेशनल, मतलब nth रूट ऑफ n जो हो वो इर्रेशनल होगा। ठीक है जी। तो ये बन गया। दूसरा है डी पार्ट, इसका डी पार्ट है शो दैट एनी कंपोजिट 3 डिजिट नंबर मस्ट हैव प्राइम फैक्टर लेस देन इक्वल 31, फाइंड ऑल द प्राइम्स दैट विच डिवाइड्स 50 फैक्टोरियल। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बड़े आराम से देख सकते हैं इनको। ठीक है जी। अब एक डेफिनेशन है रेपोनेट नंबर। रेपोनेट नंबर होते हैं, ये देख लेना आगे होंगे क्वेश्चन प्रूफ इनके। इज एन इंटीजर रिटन एज स्प्रिंग ऑफ 1, जिनको 1 के स्प्रिंग में लिख सकें, जैसे 11, 111, 1111, ये इनको बोलते हैं रेपोनेट नंबर। और इन जनरल रेपोनेट नंबर इज ऑफ द फॉर्म, बेसिकली ऑल द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 10 raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाई 9। एन के लिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5 रखो, ये सारे नंबर बनते जाएंगे। तो दीज आर द नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म 10 raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाई 9, और इसको हम लिखते हैं Rn से। देयर आर R2, R19, R23, R317 एंड R1031 have been identified as primes for all n less than equal to 10,000। अब ये देख रहा हूँ तुमने, आर की वैल्यू यहाँ पे आर एन की वैल्यू 2 दो, तो 10 raised to power 2 minus 1 डिवाइडेड बाई 9, 10 raised to power 19, 10 raised to power 23। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये सारे नंबर 1985 में डेवलप हुए हैं। 1985 में ये नंबर डेवलप हुए थे। एंड दीज आर द रेपोनेट नंबर, दीज आर द नंबर्स विच आर प्राइम, ये प्राइम नंबर्स थे। 10,000 तक वैल्यू चेक कर ली उन्हें, यानी कि 10,000 या 10,000 छोटी जब लिए तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 यही रेपोनेट नंबर आए जो प्राइम होते हैं। फर्दर रेपोनेट नंबर आर एन प्रूव दैट इफ के डिवाइड देन आर के डिवाइड है, मतलब होता है अगर के एन को डिवाइड कर रहा है तो आर एन को पक्का डिवाइड करेगा। और उसका बोल रहा है कि आर 10 के सारे प्राइम फैक्टर निकालो कितने होंगे। सिंपल है, के डिवाइड एन लगा दी डिविजिबिलिटी एन इक्वल टू के आर। अब ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एक्स की पावर n minus 1 हम लेके चले, n की वैल्यू पुट कर दी के आर, एक्स की पावर के रेस्ट पावर आर कर दिए लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स की पावर के को बाई नाम दे दिया, बाई की पावर आर -1। उसका क्या किया हमने, बाई की पावर आर -1 को बाई -1 से डिवाइड किया। और ये आपने या तो याद कर लेना या डिवाइड करके देख लेना अपने रफ पेज में। तो बाई -1 से डिवाइड किया तो उसके फैक्टर आएंगे बाई की पावर r-1 प्लस बाई की पावर r-2 प्लस बाई की पावर r-2 प्लस 1 ये बीएससी का कंसेप्ट है, बीएससी का रिजल्ट है, ध्यान रखना। अगर किया होगा आपने, तब नहीं किया होगा तो फिर आपने बाई की पावर r-1 को रफ पेज में बाई -1 से डिवाइड करके देना। आर की पावर ले लो, कुछ भी आर की वैल्यू 3, 4, 5 लेके देखना ये आता है कि कॉन्सिक्यूटिविटी आएगी, एक तो सारे प्लस आएंगे और पावर कॉन्सिक्यूटिव आएंगे यहाँ पे। तो इसका बाई -1 डिवाइड एक्स की पावर n-1, बाई की वैल्यू एक्स की पावर के, एक्स की पावर के -1 डिवाइड एक्स की पावर n-1, दोनों साइड हमने 9 से डिवाइड कर दिया। एंड दिस इज नथिंग, दिस इज आर के, दिस इज आर एन, सिंपल। अब उसने पूछा है, क्या पूछा उसने, R10 के प्राइम फैक्टर निकालो। तो Rn होता है फार्मूला एक्स की पावर n -1/9, है ना।
एक्स की पावर एन नहीं, 10 की पावर एन, 10 की पावर एन माइनस 9, तो एन की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 10 है ना। तो क्लियरली 2 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 10 बाई फर्स्ट थ्योरम, बाई फर्स्ट पार्ट, R2 डिवाइड्स R10, R5 डिवाइड्स R10। इसके अलावा R10 के 2 फैक्टर तो मिल गए, R10 इक्वल टू R2, R5 इनटू 4, R2 11 है। अब 11,000 111 के फैक्टर यू कैन फाइंड, अभी तरीका बता दी मैंने, इसका अंडर रूट निकालो। अंडर रूट निकालने के बाद जो नंबर आएगा उसके पीछे जो प्राइम होंगे वो उसको पक्का डिवाइड करेंगे। तो पहले तो 41 मिल जाएगा, 41 को डिवाइड करता है तो 41 से डिवाइड करके 270 आ गया। और R10 होता है ये, कितने नंबर आएंगे R10 का मतलब 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो क्यू की वैल्यू निकाल लो यहाँ सब, इस पूरे नंबर को इससे डिवाइड कर लो। सारे कैलकुलेटर का वर्क का ध्यान रखना, कैलकुलेटर लाउड है और कैलकुलेटर से करना, अपने मुंह वाली हो नहीं पाएगा। तो क्यू आया 9091, तो R10 के फैक्टर आगे 11 41 271 9091, तो दीज आर द प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी ख़त्म। अब उसके बाद अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कल, और अब आप इनको कंप्लीट करिए, जहाँ आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच।